हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल हिंदी ग्रामर स्पेशल फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। और आज एक बार फिर हम एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। ये वर्कशीट 8 है। इससे पहले वर्कशीट 7 तक हम लोग कर चुके हैं और जितने भी प्रश्न आप लोगों को आज तक कराए गए हैं वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न थे। और आगे भी जो श्रृंखला आप लोगों के लिए आएगी वो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ही होगी। क्योंकि जितने भी टॉपिक हम आपको करा देते हैं उस टॉपिक की हर लाइन में से जितने क्वेश्चन बन पाते हैं या जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं हम उनको आपके सामने लेकर आते हैं, ताकि अगर आप लोगों की सीरीज़ कहीं पर छूट गई है, जो आप लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपको मिल जाएंगे तो लेक्चर लेने की आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस टॉपिक को पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल क्वेश्चन सीरीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी होगी। ठीक है, तो आज की क्वेश्चन सीरीज़ हम स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट कर लिया था। उसी सीरीज़ के आगे अभी हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 से चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 है, देश प्रेम में कौन सा समास है। देखिए, देश प्रेम को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या लगेगा, देश के लिए प्रेम और देश के लिए प्रेम, ये अव्ययी भाव नहीं होता, ये द्विगु समास नहीं होता, ये बहुव्रीहि भी नहीं होता। ये कौन सा समास हो जाता है, ये तत्पुरुष समास हो जाता है। तत्पुरुष समास के कितने भेद बताए थे, तत्पुरुष समास के 6 भेद बताए थे। याद है आप लोगों को कौन कौन से? इसमें कर्ता नहीं होता और संबंध नहीं होता, संबोधन नहीं होता। ठीक है, बाकी जो भी कारक चिन्ह होते हैं, बाकी के जो 6 कारक चिन्ह होते हैं, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, वो सारे कारक इसके अंदर होते हैं। तो तत्पुरुष समास में कितने कारक होते हैं? तत्पुरुष समास में 6 भेद होते हैं और 6 ही कारक होते हैं। ठीक है, अब याद रखेंगे। परमेश्वर में कौन सा समास होता है, बताइए जल्दी से। परमेश्वर में कौन सा समास होता है? भृगु समास होगा, कर्मधारय समास होगा, तत्पुरुष समास होगा या अव्ययी भाव समास होगा। देखिए, तत्पुरुष समास तो होगा ही, लेकिन तत्पुरुष समास का कौन सा समास होगा? द्विगु तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है। अव्ययी भाव भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहला पद इसका अव्यय नहीं है। ठीक है, अब बच गए कर्मधारय और तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास तो ये है, लेकिन तत्पुरुष समास में ये कौन सा प्रकार है, बताइए? कर्म है, करण है, कर्ता है। अब यहाँ पर केवल कर्म ही दे रखा है, कर्मधारय दे रखा है। तो परमेश्वर, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो क्या लिखेंगे हम? ईश्वर के लिए परम या परम है जो ईश्वर है ना, यही तो बनेगा। तो कौन सा समास हो जाएगा? ये कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अनायास में कौन सा समास है? अनायास में नग समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है या अव्ययी भाव समास है। जल्दी बताइए कौन सा समास है? इसमें नग्य समास है। ठीक है, गौशाला में कौन सा समास है? देखिए, अगर इसको ब्रेक करते हैं तो क्या बनता है? गायों के लिए शाला। ठीक है, तो द्वंद्व समास नहीं है और द्विगु समास भी नहीं है। अब बताइए, कर्मधारय होगा या तत्पुरुष समास होगा? जल्दी से बताइए, क्या ये कर्मधारय समास है? ये कर्मधारय समास नहीं है, क्योंकि कर्मधारय का जो चिन्ह होता है वो को होता है। यहाँ पर आ रहा है के लिए। अगर यहाँ पर कर्णधारय दिया हुआ होता तब हम तत्पुरुष समास कर्णधारय में लगा सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कर्म लिखा हुआ है तो कर्म नहीं है, लेकिन ये तत्पुरुष समास है। तो हम किस पर लगाएंगे टिक? हम तत्पुरुष समास पर टिक लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नवग्रह में कौन सा समास है? जल्दी बताइए। नव मतलब होता है 9। ठीक है, नव मतलब होता है 9, और जहाँ पर संख्या लिखी हुई होती है वो कौन सा समास होता है? वह द्विगु समास होता है। ठीक है, और विद्यार्थी में कौन सा समास है, बताइए जल्दी से। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है या द्विगु समास है? जल्दी बताइए कौन सा समास है विद्यार्थी में? विद्या के लिए अर्थी, तो कौन सा समास है? विद्यार्थी। तत्पुरुष समास, के लिए आ गया शब्द, है ना,
तो कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। नेक्स्ट देखिए, कन्यादान में कौन सा समास है? तो कन्यादान को अगर वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है? कन्या के लिए दान। क्या बनता है यहाँ पर? कन्या के लिए दान। और जब कन्या के लिए दान हो गया तो कौन सा समास हो गया? क्या बहुव्रीहि हुआ? नहीं। क्या द्विगु हुआ? नहीं। कर्मधारय भी नहीं है। कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास हुआ। ठीक है। नेक्स्ट देखो, साग पात में कौन सा समास है? जहां पर भी बीच में आपको ऐसा डैश लगा दिखाई देगा वहां पर मतलब क्या होता है कि पहला पद भी प्रधान है और दूसरा पद भी प्रधान है। और जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो कौन सा समास होता है? तब द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? द्वंद्व समास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नीलकमल में कौन सा समास है? जल्दी बताइए, नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल को अगर हम ब्रेक करते हैं तो क्या बनता है? नीला है जो कमल। ठीक है, क्या बनता है? नीला है जो कमल। तो यहाँ पर बहुव्रीहि भी हो सकता है, कर्मधारय भी हो सकता है, द्विगु तो नहीं होगा। अब मुझे बताइए कि हम बेस्ट आंसर लगाएंगे तो क्या आंसर लगाएंगे नीलकमल के लिए? दूसरा हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? देखिए, कमल क्या है? विशेषण, विशेष्य। क्या है? कमल विशेष्य। और नीला क्या है? विशेषण। ठीक है, ये विशेषण हो गया। एक पद विशेषण हो गया और दूसरा पद विशेष्य हो गया। तो वो कौन सा पद हो गया? वो हमारा कर्मधारय हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चतुर्भुज में कौन सा समास है? जल्दी से बताइए, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर मतलब होता है चार। ठीक है, चतुर मतलब होता है चार। और जहां पर भी चतुर्भुज यानी चार संख्या से रिलेट करते हैं वहां पर क्या लिखते हैं? वहां पर हम द्विगु समास लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर द्विगु समास कहीं पर भी नहीं है, तो द्वंद्व समास तो ये नहीं होगा, तो द्वंद्व को हम काट देंगे। तत्पुरुष भी नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं होगा। क्या बचता है? केवल बहुव्रीहि बचता है। तो चार हैं भुजाएं जिसकी। ठीक है, इसका अर्थ क्या बनता है? चार हैं भुजाएं जिसकी। और अर्थ कुछ इसका तीसरा निकलता है। तो जहां पर उन शब्दों का कोई शब्द, उन शब्दों में से कोई भी शब्द प्रधान ना हो और अर्थ कुछ और निकले, तब वहां पर क्या होता है? वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है। भाई बहन में कौन सा समास है? बताइए, भाई बहन में कौन सा समास है? यहाँ पर फिर से देखिए, बीच में क्या लगा हुआ है? डैश लगा हुआ है। तो भाई भी प्रधान है, बहन भी प्रधान है। और जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो क्या लगाते हैं? द्वंद्व समास लगाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, वनवास में कौन सा समास है? वन के लिए वास, वन के लिए वास। बताइए कौन सा समास है इसमें? जल्दी से बताइए। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है या बहुव्रीहि समास है? कौन सा समास है यहाँ पर? यहाँ पर तत्पुरुष समास है, वन के लिए वास। नेक्स्ट बताइए, पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास है? पंच मतलब होता है पांच। ठीक है, पंच का मतलब होता है पांच। लेकिन यहाँ पर द्विगु समास कहीं नहीं दिया हुआ है, तो हम कौन सा समास लगाएंगे? हम आंख बंद करके यहाँ पर बहुव्रीहि समास ही लगाएंगे। और इनमें से कोई सा भी समास यहाँ नहीं हो सकता पंचवटी में। ठीक है, पंचवटी का मतलब होगा पांच चीजों से बनी वटी। तब तो होता क्या? अगर यहाँ पर द्विगु समास होता तो द्विगु लगाते, लेकिन पंचवटी, यहाँ पर पंचवटी से क्या मतलब हो गया? पांच वाटिकाओं से बनी वटी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास? जल्दी बताइए कौन सा समास है? पीला है जिसका अंबर। ठीक है, तो क्या होगा? वो होगा बहुव्रीहि। ठीक है, पीतांबर का मतलब हो गया पीला है जिसका अंबर, तो क्या हो जाएगा? वो बहुव्रीहि हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नरोत्तम में कौन सा समास है? जल्दी बताइए, नरोत्तम में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या द्वंद्व समास? जल्दी से बताइए। नर है जो उत्तम, इसका अगर हम विच्छेद करते हैं तो क्या होता है इसका विच्छेद? इसका विच्छेद बनता है नर है जो उत्तम।
तो क्या बनेगा यहाँ पर? तत्पुरुष समास बनेगा। ठीक है, अव्ययी भाव भी नहीं होगा, द्वंद्व समास भी नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आजन्म शब्द डैश का उदाहरण है। आजन्म, आ मतलब अव्ययी भाव, अव्यय हो गया ना, ये स्टार्टिंग में अव्यय जुड़ गया, जन्म से पहले अव्यय शब्द जुड़ गया, तो क्या हो जाएगा? ये अव्ययी भाव शब्द हो जाएगा। तो कौन सा समास हो जाएगा? ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? बताइए जल्दी से, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अलुक समास या कर्मधारय समास? तो याद रखेंगे हमेशा, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर में बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट देखिए, गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगन को चूमने वाला, जल्दी बताइए, गगन को चूमने वाला कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, धक्का मुक्की में कौन सा समास है? जल्दी बताइए, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष? धक्का मुक्की, ये भी पद प्रधान है और ये भी पद प्रधान है, तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। त्रिफला में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय? त्रि मतलब होता है तीन। ठीक है, तो जहां पर भी संख्या आ जाती है वहां पर कौन सा समास लगाते हैं? वहां पर द्विगु समास लगाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए, तन मन धन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व या कर्मधारय समास? तो तन भी प्रधान है, मन भी प्रधान है और धन भी प्रधान है। तीनों पद कैसे हैं? तीनों पद प्रधान है, तो जहां पर तीनों पद प्रधान होंगे वहां पर कौन सा समास होगा? वहां द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट बताइए, चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी, जल्दी बताइए, कौन सा समास है चक्रपाणी में? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, कर्मधारय या तत्पुरुष समास? तो चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पाप पुण्य में कौन सा समास है? अब यहाँ फिर से बीच में डैश लगा हुआ है, यानी दोनों पद प्रधान हैं, और जहाँ बीच में डैश लगा हो और दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी, 5 वाटिकाओं से बनी वटी। ठीक है, तो जल्दी बताइए कौन सा समास होगा इसमें? द्विगु समास होगा, द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय समास होगा या तत्पुरुष समास होगा? तो देखिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर हम द्विगु समास लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? यहाँ पर द्विगु समास लगाएंगे। नेक्स्ट चलिए, मृगनयनी में कौन सा समास है? बताइए जल्दी से, मृगनयनी, नयन जिसके मृग जैसे हैं, मृगनयनी, मृग जैसे नयनों वाली में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव होगा, तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि होगा या कर्मधारय होगा? जल्दी बताइए कौन सा समास होगा? इसमें होगा कर्मधारय समास। ठीक है, तो आज की ये जो श्रृंखला थी 50 प्रश्नों की श्रृंखला अब तक हम खत्म कर चुके हैं, और ये 50 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हर परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। तो आप लोग एक बार इन प्रश्नों को ज़रूर देख लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और लाइक शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे हम अपने नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।